हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू जागृति ऑनलाइन क्लासेस। मैं लोकेश टोगेशिया, आपका फिजिक्स मेंटोर, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं जागृति क्लासेस की ऑनलाइन फिजिक्स लेक्चर सीरीज में। तो गाइज, हमने लास्ट क्लास में बात की थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी रैंडम पॉइंट फाइंड कर लिया था, जिसका एक्सप्रेशन हमारे पास में आया था kp cos थीटा हियर बाय एक्स स्क्वायर। उसके आगे तो वहां पर देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट जो था वो क्लियर आउट हो चुका था। आज हम जो बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक पर वो है इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। देखिए क्या होता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। एज नेम इंडिकेट, जैसा कि इसका नाम बता रहा है इक्वी, इक्वी का मीनिंग होता है बच्चों इक्वल। इक्वल पोटेंशियल सरफेस मतलब ऐसा कोई सरफेस जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू कैसी हो, सेम, उस सरफेस को हम बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो देखिए अगर इसको डिफाइन करने जाएं हम तो किस तरह से करेंगे। दो सरफेसेस वेयर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू any source charge is same. Those surfaces where the value of electric potential due to any source charge is same are called equipotential surface. क्लियर, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी गाइस। देखिए क्या कह रहा है, दोज पोटेंशियल सरफेसेस और दोज सरफेसेस वेयर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एनी सोर्स चार्ज इज सेम आर कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ऐसे सरफेसेस को हम क्या बोल देंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए क्या होता है, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं और बनाते हैं। पहला ए, इक्विपोटेंशियल surface due to isolated charge। आइसोलेटेड चार्ज का मतलब है सिंगल पॉइंट चार्ज, देखिए अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस मुझे ड्रॉ करना हो किसके लिए, ड्यू टू आइसोलेटेड चार्ज या सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए, तो किस तरह से बनेगा। सपोज पहला हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए। किसके लिए गाइस, पॉजिटिव चार्ज के लिए। हम जानते हैं कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज ड्रॉ करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसके चारों तरफ कुछ इस डायरेक्शन में होती है। हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में डिस्कस कर लिया है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ना अब देखिए अगर इस पॉइंट चार्ज से कुछ आर डिस्टेंस पर मैं एक पॉइंट कंसीडर करता हूं, इस पॉइंट चार्ज से हम एक आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट कंसीडर करते हैं और यहां पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है आपकी, वो सपोज कर लीजिए कुछ VA है। कितनी है गाइस, VA। अगर इसी पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर यहां पर एक पॉइंट हम कंसीडर कर लें तो यहां पर भी पोटेंशियल की वैल्यू VA ही होगी। किसी भी पॉइंट चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क, वो सोर्स चार्ज की वैल्यू और डिस्टेंस, इन दोनों चीजों पर ही डिपेंड करता है। तो यहां पर सोर्स चार्ज की वैल्यू भी आपकी कांस्टेंट है, सपोज कर लीजिए Q है, और डिस्टेंस आपकी R है। इस डिस्टेंस की बात करें, अगर इसको भी हम R मान ले तो यहां पर भी पोटेंशियल क्या होगा, VA। सिमिलरली यहां पर भी अगर हम डिस्टेंस R लें तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, VA, बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। ये डायरेक्शन के अलोंग चेंज नहीं होती, तो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है गाइस। और सिमिलरली यहां पर भी पोटेंशियल R डिस्टेंस पर सेम आएगा, यहां पर भी पोटेंशियल R डिस्टेंस के लिए सेम आएगा, सेम R डिस्टेंस के लिए सेम आएगा। तो देखिए ये जितने भी रेड डॉट्स
हमने बनाया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर, जितने भी रेड डॉट्स हमने बनाए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर, ये सारे रेड डॉट्स क्या डिनोट कर रहे हैं गाइस, कि इन सारे डॉट पर, इन सारे पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस प्लस क्यू सोर्स चार्ज इज सेम। इन सारे रेड डॉट्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू एक ही होगी। कितनी होगी? VA होगी। अगर मैं इन सारे डॉट्स को ज्वाइन कर देता हूं इस तरह से, अगर हम इन सारे डॉट्स को क्या कर दें, ज्वाइन कर दें, तो ये एक सरफेस बनाएगा, ठीक है। इस तरह से कुछ, अगर मैं इन सारे डॉट्स को क्या कर दूं, ज्वाइन कर दूं, तो ये एक सरफेस बनाएगा गाइस। इस तरह से देख पा रहे हैं आप, ये जो सरफेस है, अब अगर आप देखें तो इस सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू वही होगी जो किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पर थी। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा एक सर्कल बन गया और इस सोर्स चार्ज से इसके हर पॉइंट पर डिस्टेंस जो है वो सेम है। तो हमारा जो ये सरफेस है ये कहलाता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये जो आपका सरफेस है ये क्या कहलाएगा बच्चों? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। यहां पर ये जो एरो हेड है ये क्या डिनोट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये तो आपकी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इन पर सोर्स चार्ज से, इक्वल सोर्स चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर जो भी पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं, इन सारे पॉइंट्स पर, ठीक है, जो इन सारे पॉइंट्स पर जो सरफेस की वैल्यू होगी, सॉरी, इक्वी पोटेंशियल की वैल्यू होगी, वो सेम होगी। तो ये सरफेस कहलाएगा आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो इसी तरह से, ये तो समझने वाली बात हो गई। इसी तरह से अगर आप इसको प्रॉपरली बनाना चाहें तो देखिए दोबारा से, ये हो गया आपका सोर्स चार्ज, ये क्या हो गया? सोर्स चार्ज। इसके आसपास में क्या हो गई? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कह सकते हैं। ये सारी क्या हो गई? फील्ड लाइंस। अब यहां पर ये एक इक्विपोटेंशियल हो सकता है सरफेस, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा क्योंकि इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? सेम। इससे कुछ डिस्टेंस पर अगर ये एक पोटेंशियल सरफेस बना दूं तो ये भी क्या हो गया गाइस? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर ये दोनों ही सरफेस क्या कहलाएंगे? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये दोनों सरफेसेस हमारे कैसे हो गए? इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू सिंगल पॉजिटिव चार्ज। सिंगल पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना होगा तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इज इट क्लियर? सिमिलरली आप ड्रॉ कर सकते हैं बेटा ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। देखिए, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज को अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया, और नेगेटिव चार्ज की जो फील्ड लाइंस होंगी वो कैसे होंगी? अगेन परपेंडिकुलर टू दी सोर्स चार्ज बट इनवर्ट डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में होंगी? इनवर्ट डायरेक्शन में, आप जानते हैं, इस तरह से ये इनवर्ट डायरेक्शन में हो जाएंगी। इज इट क्लियर? नाउ अब अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस इसके लिए भी बनाना चाहें तो सेम बनेगा पॉजिटिव चार्ज की तरह ही, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल सेम होगा, इस इन पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम होगा, और इन पॉइंट्स पर भी पोटेंशियल क्या होगा? आपका सेम होगा। तो ये दोबारा क्या हो गए? ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। ये दोनों ही कैसे सरफेस हो गए? इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। किसकी वजह से? ड्यू टू सिंगल नेगेटिव चार्ज, सॉरी, सिंगल नेगेटिव चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस ये होगा, और सिंगल पॉजिटिव चार्ज की वजह से आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरह का होगा। क्लियर है? चलिए, नाउ अब हम बात कर लेते हैं, देखिए, ग्रुप ऑफ चार्ज की वजह से पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, ग्रुप ऑफ चार्जेस, ठीक है। इसके अंदर मतलब, ठीक है, टू लाइक चार्जेस
टू लाइक चार्जेस की बात करते हैं। देखिए लाइक चार्जेस में क्या हो सकते हैं, लाइक चार्जेस में आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। देखिए लाइक चार्ज में अगर मैं बात करता हूं तो जिस तरह से, जैसे सपोज कर लीजिए पॉजिटिव, ये आपका एक पॉजिटिव चार्ज है और ये दूसरा क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। तो देखिए इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसके अराउंड जो इसका खुद का इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा इस तरह से, इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड इसका अपना भी क्या होगा, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा इस तरह से। इसके अलावा एक सिमिलर पोटेंशियल सरफेस इस तरह से भी यहां पर ड्रॉ होता है। क्यों ड्रॉ होता है, उसका रीजन है। सपोज कर लीजिए, देखिए इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो मैक्सिमम इसी चार्ज की वजह से होगा। इस चार्ज से यहां पर ये पॉइंट बहुत ज्यादा दूर है ना, तो वो पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर, इन सरफेसेस पर किसी भी पॉइंट पर अगर आप पोटेंशियल फाइंड करेंगे, ये सपोज कीजिए आपका ए चार्ज है और ये बी चार्ज है, किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल जो आएगा वो दोनों पोटेंशियल्स का सम आएगा। क्या आएगा, दोनों पोटेंशियल्स का सम। किसी भी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर देखेंगे तो भी वी ए प्लस वी बी, इस पॉइंट पर आप देखते हैं तो भी वी ए प्लस वी बी। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो नेट पोटेंशियल आ रहा है, क्लियर, वो किसकी वजह से आ रहा है, सम ऑफ बोथ दी पोटेंशियल। किन्हीं भी पॉइंट्स पर, किसी भी पॉइंट पर आप इक्विपोटेंशियल फाइंड कीजिए, आपके पास में नेट पोटेंशियल यहां पर क्या होगा, नेट पोटेंशियल होगा गाइस किसी भी पॉइंट पर वी ए प्लस वी बी। तो इस वी ए प्लस वी बी की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट, उस पूरे सरफेस के लिए। वो सरफेस कहलाएगा इक्वी पोटेंशियल। तो मान लीजिए इसका पोटेंशियल है कुछ 7 कूलाम, इसका पोटेंशियल है 3 कूलाम। इसका पोटेंशियल कितना है, अब सपोज कर लीजिए 7 कूलाम, इसका पोटेंशियल, बी का पोटेंशियल 3 कूलाम। अगर मैं इस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करता हूं तो इसकी वजह से कुछ 7 कूलाम पोटेंशियल आएगा और ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट इस वाले चार्ज से बहुत ज्यादा दूर है, तो पोटेंशियल हो सकता है 0 हो जाए। तो यहां पर पोटेंशियल सिर्फ इसकी वजह से हुआ, कितना हुआ, 7 कूलाम। ठीक, नाउ अगर मैं बात करता हूं, इस पॉइंट पर आ जाते हैं, तो जितना इससे डिस्टेंस है उतना का उतना डिस्टेंस इससे है। इससे डिस्टेंस, क्योंकि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इससे दूर है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज, कम होगा। बट बी वाले पॉइंट की वजह से इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन जो सम होगा गाइस वो सेम आएगा। सम क्या आएगा, सेम आएगा। वहीं पर अगर हम इस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं तो अब पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाएगा, इसकी वजह से हो जाएगा, और इसकी वजह से पोटेंशियल जो है आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा। मतलब किसी भी, ठीक है, पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, सरफेस के किसी भी पॉइंट पर जो नेट पोटेंशियल होगा वो आपका कांस्टेंट रहेगा। कहने का मीनिंग ये है, किसी न्यूमेरिकल एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं, नेट पोटेंशियल जो आपका रहेगा यहां पर वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसी को कहा जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर आप लाइक चार्ज बनाते हैं तो पोटेंशियल आपके क्या रहेंगे बेटा, कांस्टेंट रहेंगे। यहां आप देख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम नेगेटिव चार्ज बनाते हैं, देखिए नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं यहां पर भी और यहां पर भी, तो ये भी लाइक चार्जेस हैं। अगर ये लाइक चार्जेस हैं तो इनके लिए भी इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो इनके आसपास में इस तरह से ही ड्रॉ किए जाएंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। आई होप इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा आपके पास। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर से अगर सिमिलर चार्ज है तो यहां पर एक कॉमन पोटेंशियल बनेगा। क्लियर, ये वाले जो सर्कल्स हैं ये तो इनके इंडिविजुअल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, और एक कॉमन पोटेंशियल सरफेस जो है वो यहां पर भी ड्रॉ होगा। क्लियर, ये लाइक चार्जेस की वजह से। इसी तरह से सेकंड, ड्यू टू अनलाइक चार्जेस, अगर अनलाइक चार्जेस की बात करें जैसे कि प्लस और माइनस, तो अनलाइक चार्जेस के लिए सिर्फ और सिर्फ इनके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ही होते हैं गाइस।
अनलाइक चार्जेस की वजह से सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, इनके अपने ही इंडिविजुअल पोटेंशियल सरफेसेस होंगे। जो कॉमन पोटेंशियल सरफेस हमने बना रखा है वो अनलाइक चार्ज के लिए नहीं होगा, क्योंकि ये वाले जो है इस सरफेस के अलग अलग पॉइंट्स पर आपको पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है इन सारे सरफेसेस के अलग अलग पॉइंट्स पर पोटेंशियल आपको कांस्टेंट नहीं मिलेगा। अनलाइक चार्जेस की वजह से पोटेंशियल सरफेस इस तरह से ही बनता है। ठीक है, एक और, ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। देखिए यहां पर जितने भी फील्ड रीजन्स हैं, अगर आप यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड सारी कैसे आएंगी आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड्स ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड्स हैं। ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैसी हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं। क्लियर। आप अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पैरेलल। हमने पहले भी बात कर रखी है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो होती हैं वो आपकी पैरेलल फील्ड्स होती हैं। तो पैरेलल फील्ड्स के लिए अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे तो वो पोटेंशियल इस तरह से आएंगे, ये एक पोटेंशियल सरफेस, ये दूसरा पोटेंशियल सरफेस, ये तीसरा पोटेंशियल सरफेस। ये जो है ये सारे क्या हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये तीनों क्या होगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और ये क्या हो गई, ये आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया इक्वी पोटेंशियल सरफेस। देखिए ये जो है ये 2D फिगर है। ये कैसा फिगर है, 2D फिगर। 3 डायमेंशन में अगर आप देखना चाहें तो 3 डायमेंशन में इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस को अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो वो कुछ इस तरह से बनते हैं। इस तरह से देख पा रहे हैं आप, ये इनका 3D फिगर हो जाएगा गाइस। 3D फिगर ये जो है, ये ब्लू लाइंस जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स को शो कर रही हैं। तो ये जो स्क्वायर्स बन रहे हैं ये क्या है, ये सारे आपके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। ये जो स्क्वायर्स बन रहे हैं ये सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, 1 2 एंड 3। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएंगे ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन 2 डायमेंशन एंड इन 3 डायमेंशन। ये तो एरो हैं, बस ध्यान रखिएगा, इनको हम दूसरे कलर से मार्क कर देते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। ये सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहे हैं। ये तीनों क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। क्लियर। ये दोनों ही डायग्राम्स, ये 2D फिगर है और ये, इसको अगर आप 2D सिर्फ 2 डायमेंशन में ऊपर से देखेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन से दिखेंगी, लेकिन अगर आप इसको टिल्ट करके देखते हैं तो ये फिगर कुछ इस तरह से बनता है। इज इट क्लियर। तो ये हो जाएंगे गाइज आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस। ये हो जाएंगे आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस और उनकी डेफिनेशन। कुछ प्रॉपर्टीज पर डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर ऑलवेज perpendicular to the electric lines of forces, electric lines of forces। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होते हैं, ठीक है, आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। देखिए आप जरा यहां पर देखिए,
इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। यहां पर भी देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिक लाइंस है, तो ये आपके क्या होगा, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस होगा। ये इनकी पहली प्रॉपर्टी होगी। सेकंड, वर्क डन इन मूविंग a point charge from one point to another on an equipotential surface, always be zero। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज बी जीरो। क्लियर? क्यों होगा जीरो? देखिए, सपोज कर लीजिए ये आपका ठीक है पॉइंट चार्ज है और ये इसका क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। अब अगर मान लीजिए आप किसी पॉइंट चार्ज को सरफेस के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करवाना चाह रहे हैं, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, यहां से यहां तक मूव करवाना चाह रहे हैं, तो यहां पर हम जानते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या कहती है? पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या कहती है? वी पी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। किसी क्यू नॉट चार्ज को मैं क्या करवाना चाह रहा हूं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करना चाह रहा हूं। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर आप पॉइंट चार्ज को मूव करवाना चाह रहे हैं तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, जो कि कौन सा होगा, यही होगा एक्सटर्नल वर्क डन अपॉन क्यू नॉट। तो यहां से W क्या हो जाएगा, W एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू क्यू नॉट वी बी माइनस वी ए। वर्क डन की डेफिनेशन से वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू नॉट वी बी माइनस वी ए। नाउ फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कर रहे हैं बच्चों, अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कर रहे हैं तो इक्विपोटेंशियल सरफेस वो ही सरफेस होते हैं जहां पर हर पॉइंट पर, जिस सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट या इक्वल होती है। तो इस अगर ए पॉइंट पर पोटेंशियल की बात करूं तो वो होगा वी ए, बी पॉइंट पर पोटेंशियल की बात करें तो वो होगा कुछ वी बी, और ये दोनों ही पोटेंशियल्स क्या होंगे, सेम होंगे। ये दोनों पोटेंशियल्स क्या होंगे गाइस, सेम होंगे। देयरफॉर फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस वी ए इक्वल्स टू वी बी। और अगर मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूं तो यहां पर W एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्यू नॉट वी ए माइनस क्या हो जाएगा, वी ए। तो W एक्सटर्नल की वैल्यू आपके पास में यहां के लिए क्या आ जाती है, जीरो आ जाती है गाइस। क्या आ जाती है, जीरो आ जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। काफी बार प्रॉब्लम्स पूछ ली जाती हैं इन पर। प्रॉब्लम क्या क्या कहता है ये, वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज बी जीरो। देख लीजिए वर्क डन की वैल्यू हमेशा जीरो रहेगी। क्लियर? चलिए ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। थर्ड वन, नो टू इक्विपोटेंशियल surfaces can intersect with each other, नो टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस कैन इंटरसेक्ट विद ईच अदर। दो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल की एक ही वैल्यू होगी और दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल की कुछ और वैल्यू होगी। अगर वो दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं गाइस, तो वहां पर दो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की वैल्यू हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू एक ही होनी चाहिए। क्लियर है? यहां से मान लीजिए ये
आपका कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिस पर पोटेंशियल की वैल्यू VA है, इसके साथ में ये कोई सरफेस इंटरेक्ट कर गया, इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू VB है, तो इस इंटरेक्शन पॉइंट पर VA प्लस VB हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं होगा, या फिर VA इज नॉट इक्वल टू VB होगा, और हमें ये कह दूं कि VA VB के इक्वल भी नहीं होगा। तो इस तरह से ये कंडीशन यहां पर कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, क्योंकि वहां पर फिर इक्विपोटेंशियल की वैल्यू आपके पास सेम नहीं आएगी। क्लियर? नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, इक्विपोटेंशियल सरफेस always directs the electric field intensity. Equipotential surface always directs the electric field इंटेंसिटी। इक्विपोटेंशियल सरफेस के अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल सकती है हमेशा? जी हाँ, मिल सकती है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जहां पर भी आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रखा है उसके परपेंडिकुलर हमेशा क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है। क्लियर? इस वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डायरेक्ट करने में हेल्प करते हैं। क्लियर? यहां पर आपका ये कंप्लीट हो जाता है गाइस इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस वाला टॉपिक देख सकते हैं आप, ये हो जाएगा आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं हमारे, जो कि है वर्क डन इन rotating an electric dipole in uniform electric field। देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है हम जानते हैं इस तरह से, मान लीजिए ये आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है गाइस? ये हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर? इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस कर देता हूं। सपोज कीजिए एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हम यहां पर क्या करते हैं? प्लेस्ड कर देते हैं इस तरह से। ये क्या हो गया? ये कोई मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, डिस्टेंस इसकी 2a, ये प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज। क्लियर? अब अगर हमने इसको क्या कर दिया? डाइपोल को यहां पर डिस्प्लेस कर दिया, तो इस डाइपोल पर क्या होगा? इस, और सपोज कीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है आपकी, और ये डाइपोल की डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है? डाइपोल की डायरेक्शन आपको बता दी गई है, हमेशा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। डाइपोल की डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। मतलब डाइपोल जो है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में कुछ थीटा एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा है, थीटा एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा है। अगर मैं इस डाइपोल को, देखिएगा, अगर मैं इस डाइपोल को यहां रख करके क्या करता हूं? ऑटोमेटिकली नॉर्मली छोड़ देता हूं। क्या कर देता हूं गाइस? छोड़ देता हूं। अगर आप इसको, ठीक है, रिलीज कर देते हैं, तो रिलीज करने पर क्या होगा? ये डाइपोल ऑटोमेटिकली कहां जाएगा? तक नीचे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा?
क्योंकि इस वाले पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इस तरफ लगेगा, इस वाले नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इस तरफ लगेगा, और ये डाइपोल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रोटेट होकर के इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव कर लेगा। याद रखिएगा, मैंने बताया था आपको, इक्विलिब्रियम कंडीशन, फ्लैट हो जाएगा। क्लियर? मैं चाह रहा हूं कि ये डाइपोल अभी सपोज कर लीजिए कहां है, θ1 एंगल पर, सपोज कहां कर लीजिए, कहां है ये, θ1 एंगल पर मेरा ये डाइपोल जो है ये रोटेट होकर के कहीं यहां आना चाहिए। हम इस डाइपोल को क्या करना चाहते हैं, रोटेट करवाना चाहते हैं गाइस, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। इस पर लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में क्या करवाना चाह रहे हैं, हम इसे रोटेट करवाना चाह रहे हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में हम क्या करते हैं, इसको रोटेट करवाना चाह रहे हैं फ्रॉम θ1 एंगल टू θ2। θ1 एंगल से कहां तक, θ2 एंगल तक। यहां से इसको रोटेट करवा के यहां इसको रोटेट करवाना चाह रहे हैं, तो क्या आपको कुछ वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा? जी हां, वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। क्लियर? इसको यहां से θ1 एंगल से θ2, तो उसका डिस्कशन करते हैं हम। देखिए क्या होगा वो वर्क, ठीक है, वो वर्क क्या होगा। चलिए, तो डायग्राम क्लियर है, आई होप सबको क्लियर है। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल अभी इनिशियली θ1 एंगल पर है, इसे हम रोटेट करके कहां लेकर जाना चाह रहे हैं, θ2 एंगल पर लेकर जाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले स्मॉल वर्क डन in rotating an electric dipole. Work done in rotating an electric dipole. Small work done rotating an electric dipole up to displacement d थीटा। देखिए यहां पर इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा फ्रॉम θ1 टू θ2। क्लियर? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ1 थीटा के रेस्पेक्ट में होगा, तो मैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा करने के लिए इस पर जो वर्क करना चाहूंगा उस वर्क की वैल्यू हो जाएगी dw इज इक्वल्स टू f डॉट डी थीटा। क्या हो जाएगी? dw इज इक्वल्स टू f डॉट डी थीटा। स्मॉल वर्क डन क्या होगा, dw इज इक्वल्स टू f डॉट डी थीटा। सॉरी, जनरली स्मॉल वर्क डन क्या होता है, dw इज इक्वल्स टू f डॉट डी आर। बट अब देखिएगा इसी को मैं क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं dw, क्योंकि मुझे यहां पर रोटेशनल वर्क फाइंड करना है। कौन सा वर्क फाइंड करना है? रोटेशनल। तो इस डायपोल को रोटेट करने के लिए जो फोर्स हमारा यहां पर अप्लाई होगा वो f नहीं होगा, वो होगा टाउ। टाउ इज व्हाट? टॉर्क। टॉर्क हम जानते हैं क्या होता है गाइस, टॉर्क। टॉर्क क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, टाउ। dw इज इक्वल टू टाउ, ठीक है, और डी आर की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा डी थीटा। ये होगा आपका स्मॉल वर्क डन, ये आपका स्मॉल वर्क डन हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। ये क्या हो जाएगा, ये आपका स्मॉल वर्क डन। स्मॉल वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल अप टू डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। dw इज इक्वल टू टाउ डॉट डी थीटा। ध्यान रखिएगा, टाउ डॉट डी थीटा। फोर्स की वैल्यू और टाउ की वैल्यू जो है वो हम यहां पर जानते हैं। टाउ की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है। टाउ क्या है? टॉर्क। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। टॉर्क किसकी, टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, एंगुलर फोर्स ही होता है गाइस, एंगुलर फोर्स टाउ। तो dw क्या हो जाएगा, यहां से टाउ की वैल्यू प्लेस कर देते हैं pe साइन थीटा डॉट डी थीटा। pe साइन क्या हो जाएगा, थीटा डॉट डी थीटा। pe क्या हो जाएगा, साइन थीटा डॉट डी थीटा। ये आपके टाउ की वैल्यू हो गई। तो ये आपके पास में क्या आ गया, स्मॉल वर्क डन आ गया। यहीं पर हम बात करते हैं total work done. Total work done in displacing an electric dipole from θ1 to θ2।
अब देखिए θ1 से θ2 तक इसका हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट करना है, तो उसके अंदर जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, dw का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू w इज इक्वल्स टू PE साइन थीटा इंटीग्रेशन फ्रॉम θ1 टू θ2। देख लीजिए आप, dw क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा, ठीक है, θ1 टू θ2। क्लियर, θ1 टू θ2। नाउ अब देखिए यहां पर क्या होगा, dw का इंटीग्रेशन तो w हो गया, PE साइन थीटा DE थीटा में से PE बाहर चला गया, इंटीग्रेशन θ1 टू θ2 साइन थीटा डी थीटा, बच गया क्या, साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, देखिए कर लेते हैं आगे। तो ये हो जाएगा W इज इक्वल्स टू PE साइन थीटा इज माइनस ऑफ कॉस थीटा θ1 टू θ2 माइनस ऑफ कॉस थीटा θ1 टू θ2। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, लिमिट्स पुट करेंगे अगर हम यहां पर, तो ये हो जाएगा गाइस माइनस कॉस θ2 माइनस माइनस कॉस θ1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस वाली टर्म जो है वो ऐड हो जाती है, आपके पास में W आ जाएगा PE cos θ1 माइनस cos θ2 cos θ1 माइनस cos θ2। ये आपके पास में क्या आ जाएगा, नेट वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम θ1 टू θ2। नेट वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम θ1 टू θ2। देख लीजिए, नेट वर्क डन in displacing an electric dipole from θ1 to θ2। यह आपका नेट वर्क डन हो जाता है गाइस, देख सकते हैं आप, देख लीजिए, ये एक्सप्रेशन ही वर्क डन का एक्सप्रेशन है। इसी के आगे अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूं पोटेंशियल एनर्जी, टॉपिक भी कह सकते हैं आप इसे, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी stored in an electric dipole on displacing it inside an electric field। Electric potential energy stored in an electric dipole in displacing it inside an electric field। क्या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, देखिए जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, ध्यान रखिएगा, कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट नेचुरल फोर्स के अगेंस्ट में फोर्स लगाकर डिस्प्लेस करते हैं, तो बॉडी में कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। क्या कह रहा हूं, आई रिपीट माय वर्ड्स, जब भी हम व्हेनेवर वी डिस्प्लेसिंग अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड द कंजर्वेटिव फील्ड, देन इट ऑलवेज स्टोर्ड सम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कंजर्वेटिव फील्ड्स कौन सी होती है, जहां पर वर्क डन जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड। आपकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है गाइस वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है। सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी एक तरह की कंजर्वेटिव फील्ड ही है, क्योंकि यहां पर फोर्स जो लग रहा है उस फोर्स का टाइप कंजर्वेटिव फोर्स है, वर्क डन जो है वो भी कंजर्वेटिव फील्ड में किया गया वर्क डन है। क्लियर, तो कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट क्या करते हैं, नेचुरल फोर्स के अगेंस्ट में डिस्प्लेस करते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट का वर्क जो है वो हमेशा स्टोर्ड होता है इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर, तो उसी की वैल्यू हम बात कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो यहां पर देखिए पोटेंशियल एनर्जी, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसके इक्वल होती है, वर्क डन, वर्क डन,
जैसे कि ग्रेविटेशन में देखते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से कुछ h हाइट पर अगर आप लेकर के डिस्प्लेस करके उसको वहां रोक देते हैं तो उसमें कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है, जो कि कितनी होती है, mgh, क्योंकि वहां वर्क डन की वैल्यू mgh ही होती है। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ऑब्जेक्ट को नीचे से h हाइट तक लेकर जाने में आपने उस पर फोर्स कितना लगाया, mg के इक्वल लगाया गाइस, और डिस्प्लेस कितना किया, h हाइट तक डिस्प्लेस किया। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, mg इंटू h। तो mgh वर्क डन किया, 0 से h हाइट तक शिफ्ट करने में, वही वर्क डन उसमें एज एन एनर्जी स्टोर हो जाता है, जो कि उस पॉइंट की क्या कहलाती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, विच इज mgh। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी अप्लाई होगा। क्लियर। ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाने में जो वर्क डन हुआ है, वही वर्क डन उसमें एज एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से डिनोट करेंगे। फॉर्मूला दोबारा से यही लगेगा डायरेक्ट, पीई cos θ1 माइनस cos θ2। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपका वर्क डन का फॉर्मूला ही होगा, पीई cos θ1 माइनस cos θ2। क्लियर। यहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किस केस में होगी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किस केस में होगी गाइस, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी किस केस में होगी, वेयर θ1 इज योर 90 डिग्री एंड θ2 इज योर 0 डिग्री। जब 0 डिग्री से 90 डिग्री तक आप डिस्प्लेस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो उस केस में आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों वैल्यूज को अगर मैं यहां पुट करता हूं तो पीई की यू की वैल्यू हो जाती है पीई कॉस 90 माइनस ऑफ कॉस 0। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की कंडीशन लिख रहा हूं मैं, ये ध्यान रखनी है आपको। क्लियर। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की कंडीशन यही होती है, θ1 इज 90 डिग्री एंड θ2 इज 0 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू पीई कॉस थीटा 90 माइनस कॉस 0। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम क्या आ जाती है, माइनस पीई मैक्स, माइनस पीई मैक्स। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस पीई मैक्स। इनिशियल एंगल टू फाइनल एंगल, ध्यान रखिएगा, इनिशियल एंगल टू फाइनल एंगल। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऑल्सो राइट एज u इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। थीटा इज एंगल वेयर डाइपोल इज डिस्प्लेस्ड। थीटा जो है आपका ये वो फाइनल एंगल हो जाएगा जिस एंगल पर आप इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं। जैसे कि हम कहां से कर रहे थे, 90 से लेकर के 0 तक, तो यहां पर थीटा जो होगा वो सिर्फ 0 पुट किया जाएगा। क्या पुट किया जाएगा, कहां तक आप, किस एंगल तक आप इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, 0 डिग्री। फाइनल एंगल जो होगा इसका वो थीटा इज फाइनल एंगल ऑफ डाइपोल विथ, थीटा क्या हो जाएगा, फाइनल एंगल ऑफ डाइपोल विद इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, आइदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन या तो आप ये लिख सकते हैं पी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, या फिर डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं गाइस u इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हो जाता है, माइनस पीई कॉस थीटा। कहां से आप कहां तक लेकर जा रहे हैं, उस केस में। क्लियर। फाइनल एंगल क्या बन रहा है, उस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपके पास में होगी। क्लियर। ठीक है, इसके स्पेशल केस देखना चाहें तो 0 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी, 90 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी क्या क्या होगी। देखिए, जैसे ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी आपकी, देखिए, फर्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। 0 डिग्री पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ठीक है, u इज इक्वल्स टू माइनस पीई कॉस 0
तो u क्या हो जाएगी, मतलब किसी भी पॉइंट एंगल से आप उसको अगर 0 डिग्री पर लेकर आ रहे हैं, फाइनल एंगल 0 डिग्री, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आप ऑब्जेक्ट को किसी भी पॉइंट से 180 डिग्री तक रोटेट करके ला रहे हैं तो वहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी पीई कॉस 180 यू हो जाएगी प्लस पीई, पॉजिटिव बट इन नेगेटिव ऑपोजिट सेंस, ऑपोजिट डायरेक्शन। एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री पर अगर होगा तो वहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान रखिएगा, पीई कॉस 90। अगर आप किसी भी पॉइंट से आप उसको रोटेट करके कहां लेकर जा रहे हैं, 90 डिग्री पर लेकर जा रहे हैं, किसी भी एंगल से आप उसको लेकर के फाइनल एंगल कितना बना रहे हैं डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होती है डाइपोल की, सॉरी मिनिमम, मिनिमम। क्लियर? तो वेरियस एंगल्स पर पोटेंशियल एनर्जी आपको डाइपोल की ये मिल जाती है। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो ये हो जाती है हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इक्विपोटेंशियल सरफेस, वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, सभी के एक्सप्रेशंस जो हैं वो हमने यहां पर कंसिडर कर लिए हैं गाइस। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में हमारा पोटेंशियल के अंदर एक लास्ट टॉपिक बचता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, ठीक है, सिस्टम ऑफ चार्जेस। उसके बाद में हम हमारा चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि होगा इस चैप्टर का, ठीक है, कैपेसिटर। ओके गाइस, ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, बी एट होम, बी सेफ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपना प्यार जागृति क्लासेस के साथ इसी तरह से बनाते रहिए। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।